मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें एक ग्राफ बचा हुआ था, तो हम पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। ये ग्राफ हमें दिया हुआ है 1/r² और फोर्स के बीच में दो चार्जेस के लिए Q1 एंड Q2। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि किन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। अब जब भी हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हमें पहली चीज़ देखनी होती है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं Q1 Q2 दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा, या Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव लेता हूँ तो भी इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी और फोर्स पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हमारे फोर्स का जो ये कर्व आ रहा है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि चार्जेस सेम नेचर के हैं, और अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट विल बी रिपल्सिव। इसी तरह ग्राफ नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कब जाएगा? अगर इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी, फोर्स नेगेटिव होगा, और फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स की नेचर होगी दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस वाई एक्सिस पर हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेस मींस 1/r²। तो स्लोप दैट इज इक्वल टू f इंटू r²। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। K मींस 1/4πε0। तो हम लिख सकते हैं F इंटू r² दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेता हूं। अगर मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो F इंटू r² दैट इज इक्वल टू स्लोप, F इंटू r² दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो स्लोप किसके इक्वल होगा? दैट इज K Q1 Q2। ये हम कह सकते हैं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो यहां पर अगर हम देखते हैं चार्जेस की प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और अगर चार्जेस की प्रोडक्ट कम है तो स्लोप भी कम होगा, और स्लोप कम है तो फोर्स भी कम होगा। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ये मान लेते हैं यहाँ एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। अगर मैं इसको आगे स्टडी इस तरह से करूं, हमें पता है कि F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to r²। तो जब भी ग्राफ इस तरह से एक लीनियर ग्राफ होता है तो अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक 1/r² को एक कांस्टेंट वैल्यू हमने इसकी ले ली है, और अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को लेता हूँ 1/r² को तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ को यहाँ इन पॉइंट्स पर कट करता है। यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ तो रिपल्शन फोर्स इतना होगा मैग्नीट्यूड में यहाँ तक, और अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स देखता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड में इतना होगा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, स्लोप कम है तो फोर्स भी कम है। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1/r² F is proportional to Q1 Q2। तो here this attraction force is less than repulsion force, that's why the product of these two charges is smaller than the product of these two charges। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि अगर चार्जेस की प्रोडक्ट पॉजिटिव है
तो फोर्स की नेचर रिपल्सिव होती है। अगर चार्जेस की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन फोर्स की नेचर को बताता है। इसलिए जब हम फोर्स के फॉर्मूले लिखते थे तो हम वहाँ चार्ज के साइन को यूज नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ चार्ज का साइन फोर्स की पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्रेजेंट करके उसकी नेचर को बताता। दूसरा, हम ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं कि फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1/r², F is proportional to Q1 Q2. Here repulsion force is greater than attraction force. So these two charges are greater than these two charges. Okay. स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम सबसे पहले तो इस चीज को सोचते हैं। कूलॉम ने अपना जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया था वो यही था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उस रीजन को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। उन्होंने जो भी ये स्टडी किया था ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी था। तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और वही कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कूलॉम ने अपना जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया था वो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था उसी से इंस्पायर होके दिया था। और न्यूटन ने अपने लॉ में ये बताया था कि हर एक मास अपने चारों तरफ अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करता है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो दूसरे मासेस से इंटरेक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही माइकल फैराडे ने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि चार्जेस भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो दूसरे चार्जेस को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस के बीच के फोर्स का रीजन मान लिया गया वो इसी तरह पहले वाले कॉन्सेप्ट को लेकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो वो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते समय हमें पहले दो चीजों को स्टडी करना जरूरी है। सबसे पहला है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? वो चार्ज जो अपने चारों तरफ फील्ड को जनरेट करता है, जो अपने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो ये चार्ज है और ये अपने चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। अब इस चार्ज का जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर मैं एक चार्ज रखता हूं, ये चार्ज मैंने यहां पर Q0 प्लेस कर दिया है सपोज, और ये यहां पर प्लेस कर दिया है Q0, यहां पर इसके नजदीक है, यहां ये इससे दूर है। तो जब ये चार्ज यहां पर प्लेस किया जाता है तो ये क्या करता है? ये चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, रिपेल होता है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होता है। तो इस चार्ज को हमने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब, टेस्ट चार्ज बेसिकली एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, ये होता नहीं है, खाली हमने इमेजिन कर लिया है कि टेस्ट चार्ज वो इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है। देखिए, चार्ज कितना भी छोटा हो उसका अपना फील्ड भी होगा, लेकिन हमने कहा कि टेस्ट चार्ज इतना इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है कि जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है। क्योंकि अगर यहां मैं लेता हूं तो इसने अपना फील्ड अगर लगाया हुआ है, चारों तरफ बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो इस चार्ज ने भी तो अपना एक फील्ड क्रिएट किया होगा। तो यहां पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड के रिजल्टेंट से हमें मिलेगा, वो खाली इस चार्ज का फील्ड नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर एक ऐसा चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाए जिसका अपना कोई फील्ड ही ना हो, जिससे हमें जो रिजल्ट मिले वो खाली इसका फील्ड ही मिले। तो इसलिए हमने टेस्ट चार्ज को इतना इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज कंसीडर किया कि जिसका अपना फील्ड नेग्लिजिबल है, यानी उस फील्ड का इस सोर्स चार्ज के फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि हम उसे काउंट ना करें। तो टेस्ट चार्ज वो इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट
द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए कि वहां फील्ड है या नहीं है, तो हम इस टेस्ट चार्ज को यूज करते हैं एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नोट। तो बेसिकली ये हाइपोथेटिकल है, खाली हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिया है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। तो यहाँ पर हम अपना एक सोर्स चार्ज लेते हैं और इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड जनरेट किया हुआ है। अगर मैं एक दूसरे पॉइंट चार्ज को या दूसरे चार्ज को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, वो चार्ज Q है सपोज, तो जब मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इसको रिपेल करता है और ये इससे दूर चला जाता है। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को थोड़ा यहाँ नजदीक में रख देता हूँ, सपोज ये Q नोट, यहाँ भी Q नोट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट पर अगर चार्ज को रखा जाता है P के कंपैरिजन में Q पर, तो यहाँ पर ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करता है और ये ज्यादा रिपेल होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चार्ज के पास में इसके फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इस चार्ज को बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर रिपेल कर रहा है। और इससे दूर यहाँ इस पॉइंट पर इस चार्ज के फील्ड की जो ताकत है वो कम है, इसलिए ये यहाँ पर इसको रिपेल तो कर रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम फोर्स लगाकर रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हमें ये तो समझ आती है कि वो चार्ज जो सोर्स चार्ज है उससे डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड की ताकत कम होती है और डिस्टेंस कम है तो फील्ड की ताकत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यहां पर जब ये चार्ज सोर्स चार्ज से ये चार्ज Q नोट यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं E से, और इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डिफाइन कैसे करते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है कि ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे? फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन की भी बात हमें करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखें, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह भी लिखा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमेशा ध्यान रखें, टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज है और हमेशा हम इसको कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब भी हम Q नोट यहाँ लिख रहे हैं तो हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर चार्ज की एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है कि चार्ज Q नोट अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये चार्ज इतना कम है कि हम इसको जीरो के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा हुआ देखते हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमारा सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, और अगर मैं इस पर अपने टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ
तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, तो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। और मैंने कहा था जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही फील्ड की होती है, तो फील्ड भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और तब मैं यहाँ इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो वो भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारा Q एक सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, और मान लीजिए इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, और इस पॉइंट P पर हमें इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। अब हम एक चीज समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है। तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन भी हम समझ चुके हैं कि ये होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कि फील्ड जीरो कहां होगा? फील्ड जीरो वहां हो सकता है जहां r क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड को ड्रॉ करते हैं तो हम उसे इस तरह से लास्ट में डॉटेड बनाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फील्ड कहां तक है? इंफिनिटी तक है। ओके, तो यहां पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है, और इस सोर्स चार्ज Q की वजह से इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हुआ है, और हमें इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं। इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है F, वो F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है Q, दूसरा Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर फोर्स मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड किस पर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पर। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका फील्ड भी ज्यादा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज के फील्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो कट हो गया है। तो अगर हमारे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फील्ड भी ज्यादा होगा, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फील्ड भी कम होगा। दूसरा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, यानी ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी सेंट्रल होता है, ये भी कंजर्वेटिव होता है। ये भी हमारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या आती है? यहां पर इसकी बात आती है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर और पर डिपेंड करेगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है। परमिटिविटी ज्यादा है तो फील्ड वीक होगा, परमिटिविटी वीक है तो फील्ड ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डायरेक्शन यानी हमें बताती है, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी
जब भी हम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताती है? यह हमें बताती है कि उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपली हम यही लिखते हैं कि इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a charge at any point in the electric field. Okay? स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हमें पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स चार्ज के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो अगर चार्ज ही जीरो है, Q अगर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। और जिस रेशो में Q चार्ज बढ़ता जाएगा, सेम रेशो में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ग्राफ इस तरह से एक लीनियर ग्राफ होगा। दूसरा हमने पढ़ा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर हम E और R के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो जब हमारा R जीरो होता है तो R जीरो मीन्स 1/0, दैट इज इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो इस एक्सिस के पैरेलल लाइन हम यहाँ रखेंगे और ये इसे कहीं इंफिनिटी पर कट करेगी। जैसे जैसे R बढ़ता है फील्ड डिक्रीज होता जाता है, और डिक्रीज होकर फील्ड जीरो कहाँ हो सकता है? E जीरो तभी हो सकता है जब R इंफिनिटी हो जाए, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा? जीरो। तो ये इस एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यानी इसको कहीं इंफिनिटी पर कट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा ग्राफ है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बना के दिया जाता है। यहाँ पर 1/r स्क्वायर और फील्ड के बीच में एक ग्राफ आपके शो किए हुए हैं, और ये दो चार्जेस के लिए हैं Q1 एंड Q2। हमसे पूछा जाता है कि विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका पहले भी हमने फोर्स में इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस E अपॉन 1/r स्क्वायर, दैट मीन्स E इंटू R स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको K लिखा जा सकता है, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर जब मैं इसको प्रोडक्ट में ले आता हूं तो E इंटू R स्क्वायर दैट इज K इंटू Q, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो यहां पर भी जो स्लोप है दैट इज इक्वलेंट टू K इंटू Q, दैट मीन्स स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस Q1 चार्ज का स्लोप θ1 ग्रेटर है इस Q2 चार्ज के स्लोप θ2 से। तो हियर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और अगर स्लोप ज्यादा है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इस तरह से हम सिंपली, हमें ये सारा करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल ये याद रखें, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हियर स्लोप ऑफ चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ चार्ज Q2, दैट्स व्हाई Q1 इज ग्रेटर देन Q2। खाली आप इतना ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके दूसरे मेथड की भी बात करते हैं जो मैंने फोर्स में भी आपको बताया था। अगर ग्राफ एक लीनियर ग्राफ है, वो ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक्स एक्सिस पर नॉर्मल डाल देते हैं ऐसे, और यहां पर देखते हैं तो ये नॉर्मल इन दोनों ग्राफ को यहां पर कट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर 1/r स्क्वायर की एक कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, यहाँ मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ली है 1/r स्क्वायर की, तो E किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Q के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर Q2 चार्ज के लिए अगर फील्ड देखा जाए तो ये है, और Q1 चार्ज के लिए फील्ड देखा जाए तो ये है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हियर E1 इज ग्रेटर देन E2, द फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज is greater than the field due to Q2 charge, that's why Q1 is greater than Q2। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो सेम वही आर्टिकल ये है कि यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P,
और इसका पोजीशन वेक्टर है आरपी, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, और इनकी वजह से हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। यहाँ एक चार्ज Q2 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। यहाँ पर nth चार्ज Qn है और इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। अगर मैं इस Q2 चार्ज की वजह से, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालता हूँ तो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और फील्ड को लिखने का तरीका होता है EP1। इसी तरह हम Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं तो दैट इज EP2। इसी तरह nth चार्ज की वजह से निकालते हैं तो EPn। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालूं तो वो इन सभी फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। जैसे कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, तो हमने कहा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सराउंडिंग पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू द सराउंडिंग पॉइंट चार्जेस। अब इसमें जब हम वैल्यूज को रखने वाले हैं तो वहां पर फोर्स में हमारा आता था Q0, Q1, Q0, Q2, क्योंकि यहाँ पर Q0 से तो डिवाइड हो जाता है, तो फॉर्मूले में सीधा हम लिखेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 गायब क्योंकि कट जाना है, सिंपली Q1, और EP1 का मतलब है RP माइनस R1 अपॉन RP माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब। इस तरह से ऐसे ही हम 2 के लिए चलेंगे और ऐसे ही हम nth के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn RP माइनस Rn अपॉन RP माइनस Rn मॉडुलस का क्यूब, ऐसे करते हैं। और हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे वहां हमने लिखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, वहां पर Q0 बाहर आया था, सिग्मा, यहाँ Qi एक इंटीजर ले लेते हैं, RP माइनस Ri अपॉन RP माइनस Ri के मॉडुलस का क्यूब, और I की वैल्यू को डिफाइन करते हैं I इक्वल टू 1 to n। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारा बिल्कुल जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था कूलम्ब्स फोर्स के लिए, बिल्कुल वही आप इसको करते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।